हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 का शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट का आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखी है। तो हमने बात की थी इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम जीडीपी की। इक्विलिब्रियम जीडीपी मीन्स वो पॉइंट ऑफ स्टॉक जहां पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट क्या होता है ये मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है, आप पहले उसको वॉच कर लो, फिर उसके बाद ये नेक्स्ट वीडियो आप पढ़ना। तो इक्विलिब्रियम जीडीपी वेयर द एक्चुअल स्टॉक इज इक्वल टू रिक्वायर्ड स्टॉक। हमारे पास जितनी जरूरत है, जितना रिक्वायर्ड है स्टॉक की, हमने उतना ही स्टॉक बना रखा है, वो हमारा एक्चुअल स्टॉक इज इक्वल टू रिक्वायर्ड स्टॉक कहलाता है। या फिर हम समझ सकते हैं कि हमारी इक्विलिब्रियम कब नहीं मिलेगा, ये तो पॉइंट हो गया हमारे इक्विलिब्रियम के लिए। लेकिन इक्विलिब्रियम कब हम फाइंड नहीं कर पाएंगे? व्हेन द एस इज ग्रेटर देन द एडी, मींस द एक्चुअल स्टॉक इज ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड स्टॉक। अब रिक्वायर्ड स्टॉक का मतलब होता है डिमांड और एक्चुअल स्टॉक का मतलब होता है सप्लाई। जब हमारी सप्लाई ज्यादा हो जाए और डिमांड कम हो जाएगी, तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि जब हमारी सप्लाई ज्यादा हो जाती है और डिमांड कम हो जाती है, ऐसी सिचुएशन में हमारे पास स्टॉक बचा रहेगा। और जो स्टॉक बचा रहेगा कैसे स्टॉक होगा? जो कि अभी तक सोल्ड नहीं हो पाया, यानी कि हमारा स्टॉक नहीं बिच पा रहा है, तो हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इसी की सेकंड कंडीशन होती है वेयर द एएस इज लेस देन द ईडी, यानी कि एक्चुअल स्टॉक हमारा किससे कम है? रिक्वायर्ड स्टॉक से। रिक्वायर्ड स्टॉक वापस से बता रही हूँ, डिमांड को बोलते हैं, एक्चुअल स्टॉक का मतलब होता है सप्लाई। तो हमारे रिक्वायर्ड स्टॉक जो है वो ज्यादा हो गया और एक्चुअल स्टॉक कम है। हम पूरी तरह से, डिमांड तो ज्यादा है लेकिन हम लोगों को उतना सप्लाई नहीं कर पा रहे। इसका मतलब अब जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो प्रोड्यूसर को लॉस का सफर करना पड़ेगा, लॉस झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो लोगों की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा। तो ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम जीडीपी। तो हमेशा इक्विलिब्रियम लाने के लिए आपको एक्चुअल स्टॉक इज इक्वल टू रिक्वायर्ड स्टॉक मिलना चाहिए, या इन शॉर्ट फॉर्म में हम इज इक्वल टू कैसे, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। ये हो गया। अब हमारे इसके बाद कुछ अल्टरनेटिव अप्रोच होते हैं जिसको हमें पढ़ना होता है। जैसे फर्स्ट हमारा एक पहला अप्रोच होता है इक्विलिब्रियम स्टॉक्स व्हेन एस इज इक्वल टू आई। अब एस इज इक्वल टू आई का मतलब फर्स्ट इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने बता रखा है। एस फॉर हमारी सेविंग होती है और आई फॉर इन्वेस्टमेंट होता है। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट जब हमारी बराबर, अब देखो, आप सिंपल सोच के देखो, आपको जब मैं चैप्टर पढ़ा रही थी बैंकिंग का, तो उसमें मैंने बता रखा था कि कमर्शियल बैंक मनी कैसे क्रिएट करता है। मनी क्रिएट करने के लिए जितना भी पैसा हम बैंक में रखते हैं उसी को कमर्शियल बैंक वापस से इकोनॉमी में घुमाता है और उसी को प्रोड्यूसर को लोन देता है, लोगों को लोन प्रोवाइड करता है, जिससे कमर्शियल बैंक की मनी क्रिएशन होती है और साथ ही साथ उन्हें पैसा मिलता है। तो एस इज इक्वल टू आई के अप्रोच में हम टू सेक्टर इकोनॉमी को लेते हैं। टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब होता है जहां पर हम प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं और हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं। हमारे दो ही लोग होंगे कि जितना इन्होंने काम किया उसके बदले में उसको पैसा मिला, और जो लोगों ने अपना पैसा सेव किया, यानी सेविंग जितनी की वही उन्होंने ले जाके बैंक में रख दी और बैंक ने वो पैसा उठाकर प्रोड्यूसर को एज अ लोन प्रोवाइड कर दिया। तो सेविंग इज इक्वल टू क्या हो गया? वही इन्होंने इन्वेस्टमेंट पे, प्रोड्यूसर ने अपनी इन्वेस्टमेंट में बढ़ा दिया। अब इसको एक और तरीके से हम समझ सकते हैं कि वैल्यू एडेड इज इक्वल टू इनकम जनरेटेड और एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वैल्यू एडेड क्या होती है? वैल्यू एडेड एक तरीका होता है नेशनल इनकम को काउंट करने का। फर्स्ट चैप्टर में है वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड का मतलब होता है नेशनल इनकम जब हम काउंट करते हैं, किसी भी चीज में जितनी ज्यादा हम वैल्यू लगाते जाएंगे, जितना ज्यादा वैल्यू ऐड करते जाएंगे, वो हमारी जीडीपी में काउंट करती जाएगी। तो एक ही चीज पे बार बार हम वैल्यू, क्योंकि एक ही चीज, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं सिंपल एक एग्जाम्पल लूं, वीट से फ्लावर बनता है, फिर फ्लावर कई तरह से यूज होता है, डायरेक्टली लोग रोटी बनाने में भी यूज कर सकते हैं। वही फ्लावर को जब रिफाइनरी कर दिया जाता है तो वो मैदे में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसकी बहुत सारी चीजें बनती है। तो क्या हम बार बार वीट को कन्वर्ट करते जाए, क्योंकि वीट तो हमारी बेसिक चीज है, क्या हम बार बार उनको लेते जाए? तो ऐसी चीजें नहीं करते हम, जितनी जिसमें वैल्यू ऐड करते जाएंगे। यानी वीट से अगर किसी को जरूरत है उसने डायरेक्टली वीट यूज कर लिया या आटा यूज कर लिया तो उसके लिए वो प्रोडक्ट बन गया। लेकिन अगर आटे से किसी ने केक बना लिया तो इसके बीच में उस आटे को छोड़ के जितना भी पैसा लगा वो हमारी वैल्यू एडेड होती चली गई और वही एक नया गुड्स बनकर तैयार होगा। बार बार गुड्स को हम ऐड नहीं करते, वो हमारा वैल्यू एडेड कहलाता है। इज इक्वल टू इनकम जनरेटेड। अब जो वैल्यू हमने ऐड की है, सपोज केक, मैंने, मेरी बेकरी है, मैंने केक बना के अगली शॉप पर बेचा, तो जो मैंने वैल्यू ऐड की वो मेरे लिए क्या हो गई? इनकम जनरेटेड हो गई, वो मेरी इनकम बन गई।
और ये किसके बराबर होना चाहिए, एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो हम खर्च कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज पे उसके एक्सपेंडिचर के बराबर होना चाहिए, उस एक्सपेंडिचर को हम लेकर चलते हैं। तो वैल्यू एडेड ऑलवेज इज इक्वल टू इनकम जनरेटेड, जितना हम वैल्यू करेंगे ऐड वही हमारी इनकम जनरेशन होगी, और वो किसके बराबर होना चाहिए, गुड्स और सर्विसेज पे जितना हमने खर्च किया। अब इसको हम ऐसे फॉर्म में देख लेते हैं, एग्रीगेट सप्लाई इनकम जनरेटेड, इनकम क्या होते हैं, इनकम को हमेशा वाई से डिनोट करते हैं, और एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमने खर्च किया, जो हम खर्च करते हैं पैसे, वो हमारे बन जाते हैं एग्रीगेट डिमांड के लिए। तो y इज इक्वल टू, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है, हम अपनी इनकम दो जगह पे खर्च करते हैं, या तो हम कंजम्पशन कर लेंगे या तो फिर हम सेविंग कर लेंगे। तो इनकम इज इक्वल टू टू थिंग्स, C प्लस S, कंजम्पशन प्लस सेविंग। इसी तरह से अगर हम एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो एग्रीगेट डिमांड हमारी कहां से आती है, या तो हम कंजम्पशन पे खर्च कर देंगे या तो फिर इन्वेस्टमेंट पे खर्च कर देंगे। तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I, ये मैंने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है। तो y इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड हम लिख सकते हैं, अब क्योंकि यहां पर हमने बताया ना कि वैल्यू एडेड इज इक्वल टू इनकम जनरेटेड इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसी तरह से y इज इक्वल टू AD। अब S और इज इक्वल टू I का अप्रोच कैसे है, सिर्फ ये इसमें समझाया जा रहा है। y इज इक्वल टू AD, इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, y का मतलब होता है C प्लस S, एग्रीगेट का मतलब, डिमांड का मतलब होता है C प्लस I। तो C और C क्या हो गया, कॉमन हो गया, बचा हमारे पास S इज इक्वल टू I, इट मीन्स सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। इसको आप सिंपली फॉर्म में ऐसे भी समझ सकते हो कि हमारा सिंपल टर्म होता है, जितना भी हाउस, अगर फूड सेक्टर की हम बात करें, जितना हाउस होल्ड हमारा पैसा जमा कर रहा है वही प्रोड्यूसर के लिए उसकी इन्वेस्टमेंट की इनकम बनती है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेके आपको एकदम क्लियर कर दे रही हूँ कैसे होगा ये। सपोज हाउस होल्ड ने 1000 रुपए जमा किए बैंक में, हाउस होल्ड ने सेविंग की, और ये सेविंग के 1000 रुपए उसने बैंक में ले जाकर जमा कर दिए। अब मैंने बताया था बैंकिंग चैप्टर में कि बैंक इसका एक सर्टेन पार्ट अपने पास रख लेगा। सपोज 10% के अकॉर्डिंग, तो बैंक ने 100 रुपए अपने पास सेव कर लिया और वापस से 900 रुपीज इसने प्रोड्यूसर को दे दिया, किस चीज के लिए, एज अ लोन। अब आप कहोगे कि प्रोड्यूसर को क्यों दे रहा है, तो मैंने अभी अजम्पशन बोली कि हम 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, और 2 सेक्टर इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही लोग होते हैं, चाहे हमारा प्रोड्यूसर होता है और हमारा हाउस होल्ड होता है। तो ये जो 900 रुपए किससे आए हैं, हमारी सेविंग से आए हैं। हाउस होल्ड की सेविंग को 900 रुपए एज अ लोन प्रोड्यूसर ने दी, और प्रोड्यूसर इसे कहाँ खर्च करेगा, अपने प्रोडक्शन के इन्वेस्टमेंट में। तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट और सेविंग के एक बराबर। अब आप कहोगे ये 100 रुपए तो बच गया, तो ये 100 रुपए बचा नहीं, बल्कि बैंक के लिए कंपलसरी होता है रखने के लिए हम, क्योंकि बैंक इसको अब आगे फर्दर बढ़ाता जाएगा। और आपने पढ़ रखा होगा, जो अगर लास्ट वाली वीडियोस मेरी देख रखी हो तो बैंकिंग चैप्टर में मैंने क्लियर किया है कि कितनी बार बैंक पैसा अपना, कभी भी कोई बैंक अपने पैसे को कितनी बार मल्टीप्लाई कर सकता है। तो वो सेविंग के इक्वल जब तक उसकी ये अमाउंट नहीं आ जाएगी तब तक वो इंक्रीज करता जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी होगी इक्विलिब्रियम ऑफ जीडीपी। इसके आगे हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट ऑफ जीडीपी, जिसमें हमारे 2 अप्रोच है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।